आपके लिए सबसे पहले बात ट्विटर और जैक डोर्सी के उस बयान की जिससे हंगामा मच गया है। ट्विटर के पूर्व सीईओ और जैक डोर्सी के दावे को लेकर देश में घमासान छिड़ गया है। जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू में भारत को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त सरकार की तरफ से ट्विटर को कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने की सिफारिश की गई थी। डोर्सी ने कहा कि भारत सरकार की आलोचना करने वाले कई ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने के लिए कई बार दबाव भी डाला गया। इसमें वो पत्रकार भी शामिल थे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। डोर्सी ने दावा किया कि इस दौरान उन्हें भारत में ट्विटर को बंद करने की धमकी तक दी गई। ट्विटर के अधिकारियों के घरों पर छापे मारने की धमकी भी मिली थी और यह सब एक लोकतांत्रिक देश भारत में हुआ था। For example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government. It manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. जैक डोर्सी के आरोपों का सरकार ने करारा जवाब भी दिया है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जैक डोर्सी की निगरानी में ट्विटर भारतीय कानूनों का बार बार उल्लंघन कर रहा था। जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई गई थी। सरकार ट्विटर से गलत सूचनाएं हटाने के लिए बाध्य थी। जैक के कार्यकाल में ट्विटर गलत सूचनाओं को हथियार बनाने में मदद कर रहा था। Between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times, and it was in non-compliance several times during those two years, and it started complying only in June 2022. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided, and so Jack Dorsey, knowing fully well that Twitter did not comply with Indian law and did not face any consequence of that, is today lying and making up this story about raids and arrests. इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जैक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जैक सफेद झूठ बोल रहे हैं। कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डोर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। इधर जैक डोर्सी के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस ने सरकार के ऊपर ट्विटर को धमकाने का आरोप लगाया है, साथ ही इसे सरकार की तानाशाही बताया। जब एक साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर इस मामले में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश की। वो ठीक नहीं था। मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। तो जैक डोर्सी के आरोपों पर क्यों छिड़ाए घमासान और किसका टूल था ट्विटर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर किसका टूल बना ट्विटर, आज का आवाज अड्डा। क्योंकि बात यहां पर किसान आंदोलन की निकली है, तो फिर उस किसान आंदोलन की भी खबर आपको बता दें। किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर रखा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जब तक राज्य सरकार केंद्र द्वारा घोषित एमएसपी किसानों को नहीं देती, तब तक
ये प्रदर्शन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने जैक डोर्सी के आरोपों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की जितनी पहुंच फेसबुक और ट्विटर पर आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही थी। स्थानीय स्तर पर इसे रोकने के प्रयास हुए थे। जैक डोर्सी ने ठीक कहा है, भारत सरकार ने ऐसे प्रयास किए होंगे। उस टाइम पे भी भारत सरकार ने, ये हमको जानकारी थी कि जितने रीच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे, और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे। चलिए, तो आज शाम का आवाज अड्डा इसके इर्द गिर्द ही है। अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां पर फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में आज जोश दिखा। बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 418 अंक तो निफ्टी 115 अंक चढ़कर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने रियल्टी, फार्मा और मेटल शेयरों में देखी। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी आज खरीदारी देखी गई। वहीं इंफ्रा, पीएससी, आईटी इंडेक्स पर आज बढ़त बनाकर ही ये बंद हुए हैं। आइए मार्केट का पूरा एक्शन समझ लेते हैं यतिन से। तो यतिन, कहां एक्शन रहा आज इस बढ़त के बीच? तो आज बाजार बिल्कुल नए हाई की तैयारी कर रहा है। कुछ ही पॉइंट्स दूर हैं हम नए हाई से। इनफैक्ट अगर कल एक बड़ा गैप अप हो जाए तो शायद ऑल टाइम हाई भी आपको दिखाई पड़ेगा। सभी के सभी सेक्टर लगभग आज तेजी के साथ बंद हुए। और निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आज टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, टाइटन, एशियन पेंट्स जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स में तेजी थी। फ्लिप साइड पे थोड़ी बहुत आपको नरमी दिखाई पड़ी ऑटो शेयर में, एमएनएम जैसे काउंटर्स में जहां आधे % तक की मंदी थी। कोटक बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज और एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स में भी हल्की फुल्की मंदी दिखी। लेकिन मिड कैप में काफी सारा एक्शन देखने को मिला। क्यूएसआर कंपनी हो या कंजम्पशन कंपनी हो, काफी तेजी यहां देखने को मिली। टानला प्लेटफॉर्म्स 20% ऊपर तक चला गया था आज इंट्राडे में। बॉम्बे बर्मा, लोधा डेवलपर्स और देवयानी इंटरनेशनल जैसी क्यूएसआर कंपनी में भी आपको तेजी दिखी। फ्लिप साइड पे थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर केपीआईटी टेक, डेटा पैटर्न्स और त्रिवेणी इंजीनियरिंग के स्टॉक्स में दिखी। लेकिन आज क्लियरली सेक्टर ऑफ द डे था रियल एस्टेट, जहां आप देखेंगे शोभा, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर्स में काफी अच्छा कारोबार हुआ तेजी की तरफ। जी यतन, शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। और अब बात करेंगे बिपरजॉय तूफान की। बिपरजॉय तूफान धीरे धीरे गुजरात की ओर बढ़ता जा रहा है। सौराष्ट्र के तटीय इलाके द्वारका और पोरबंदर से चक्रवात अब सिर्फ 200-250 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। सौराष्ट्र में कई जगहों पर इसके चलते आज भारी बारिश हुई और फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी कच्छ पहुंचे हुए हैं और हालात का जायजा ले रहे। फिलहाल हम रुख करेंगे अपने संवाददाता केतन जोशी का, जो गुजरात में हैं और वहां से पूरा अपडेट दे रहे हैं। तो केतन, इस वक्त क्या स्थिति है? धीरे धीरे तूफान गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ। बिल्कुल, देखिए 48 घंटे के अंदर है बिपरजॉय तूफान है वो सौराष्ट्र के तटीय इलाकों के ऊपर टकराने की पूरी संभावना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र के 3 मंत्री, खासकर आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला और दर्शनाबेन जरदोश है वो यहाँ गुजरात में आ गए हैं। खासकर जहां पर ये इफेक्ट होने वाली है वहां पर वो मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज बैठक की और जितने भी सांसद हैं इस इलाके से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ उनके साथ जुड़े हुए थे और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी उनके साथ थे। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा तूफान है, इस तरह की आशंका है और तैयारियां पूरजोशों से कर ली है। हम अभी जहां तूफान टकराने वाला है वहां से 700 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये साबरमती नदी है, लेकिन इसका पानी भी समंदर की तरह उछल रहा है और यहाँ पर भी तेज हवाएं चल रही है। तो तूफान है वो जोरों से आने की पूरी तैयारियां है। जो तटीय के इलाके में रहते थे ऐसे 25,000 लोगों को आज एक सलामत स्थान पर रोका गया है ताकि उनको कोई जानहानि का खतरा न हो। खासकर एनडीआरएफ और सारी टीमें, टोटल 18 एनडीआरएफ की टीम है इस जिले में और 4 टीम को स्टैंड बाई रखा है। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाई रखा है और निगरानी भी कर रहे हैं। 2 बड़े बंदरगाह है, एक तो कांडला पोर्ट है और दूसरा है अदानी पोर्ट, वहां पर कामकाज बंद कर दिया गया है। तो करीब 3000 जितनी ट्रक है वो गांधीधाम में सलामत स्थान पर रुक गई है ताकि कोई हादसा न हो और पोर्ट के ऊपर भी सारी गतिविधियां रोक दी गई है।
केंद्र सरकार भी पूरा का पूरा है इसके ऊपर जायजा ले रही है। आज गृह मंत्री ने तो बैठक की, लेकिन दर्शनाबेन दर्दोस ने भी कहा कि प्रधानमंत्री खुद हमारे संपर्क में है और हम भी उनको ये स्थिति का जायजा क्या है यहाँ पर स्थिति उनसे भी हम उनको अवगत कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि तूफान आने की अब कुछ घंटे की देरी है और इससे पहले तूफान आने से पहले असर भी दिखना शुरू हो गया है। सौराष्ट्र इलाकों में 2 से लेकर 8 इंच तक की बारिश भी हो चुकी है और कुछ कच्चे मकान है वो गिर भी गए हैं। इंडस्ट्रियल कामकाज धीरे धीरे कम होगा, लेकिन 2 बड़े बंदरगाह है उन्होंने तो अपना कामकाज संपूर्ण रूप से बंद कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि तूफान तो रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम उनकी जो हानि है उनको टाल सके, यही एक सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा। और सरकार ने कमर भी कस ली है कि तूफान में कम नुकसान हो, उस तरह की पूरी तैयारियां हमने कर ली है। जी बिल्कुल। तो कई मंत्री मौजूद हैं इस समय केंद्रीय गुजरात के अंदर, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। और जैसा केतन बता रहे हैं कि 2 बड़े बंदरगाह कांडला पोर्ट, अडानी पोर्ट, यहाँ पर कामकाज रोक दिया गया है, चीज़ों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। तूफान नहीं रोका जा सकता, लेकिन कम से कम नुकसान हो ये निश्चित किया जा सकता। तो चलिए थोड़ा और डिटेल ले लेते हैं। द्वारका में बिपरजॉय तूफान का असर दिखाई देने लगा है। द्वारका में बारिश शुरू भी हो चुकी है और हवाएं भी तेज हैं। प्रणव हमारे साथ है जो द्वारका का अपडेट देंगे। प्रणव, क्या हालात है वहां पर? गुजरात के कोस्टल एरिया में साइक्लोन है वो दस्तक दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी तस्वीरें डरावनी और भयानक दिख रही है, क्योंकि पूरे गुजरात के 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं तो उनको इफेक्ट होगी इस साइक्लोन की। आप देख सकते हैं मैं जिस तरह से खड़ा हूँ, मैं खड़ा भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से तेज हवाएं यहाँ पर बढ़ रही है, बारिश हो रही है सुबह से लगातार। द्वारका से ये नज़ारे में आपको दिखा रहा हूँ, बारिश थम होने का नाम नहीं ले रही है, बारिश कंटिन्यू यहाँ पर चल रही है। तो साथ में ही 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट में साइक्लोन की इफेक्ट होगी। सबसे ज़्यादा द्वारका इफेक्ट होने वाला है, जखो जो कच्छ है, जखो पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, और साथ में ही पोरबंदर और जामनगर, ये 3 बड़े जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में साइक्लोन की सबसे ज़्यादा असर दिखने वाली है। लेकिन मैं उनसे पहले की जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, अपने दर्शकों को जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये द्वारका का बीच का ये विजुअल में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा आप देख सकते हैं पूरा एरिया यहाँ पर खाली किया गया हुआ है, क्योंकि कलेक्टर ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है कि समुद्र किनारे से लेकर 5 किलोमीटर दूर तक कोई भी एरिया में जितने भी कच्चे मकान हो सब खाली किए जा रहे हैं। साथ में ही जिस तरह से राज्य सरकार यहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी कई तकेदारी यहाँ पर रखी हुई है। नेशनल जो एनडीआरएफ की टीम है, 18 से भी ज़्यादा टीम को यहाँ पर पूरे गुजरात के 8 डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया गया है। द्वारका में 3 से भी ज़्यादा एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रखी गई है। साथ में ही जखो है, वहाँ पर भी जो कच्छ का जो एरिया माना जा रहा है, वहाँ पर भी जो पूरा साइक्लोन, जिसे फोरकास्ट ने कहा है कि पूरा साइक्लोन है वो वहाँ पर टच होगा, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कच्छ के एरिया में होने वाली। उसके पहले की जो असर है, जो समुद्र है वहाँ पर दिख रही है, आप देख सकते हैं किस तरह के लहरें यहाँ पर उठ रही है 15 से 20 फुट ऊपर। जी, तो ये द्वारका से थी तस्वीरें। क्या हालात है इस समय, थोड़ा जायजा पोरबंदर का भी ले लेते हैं। वहां पर भी ऊंची लहरें दिख रही है समुद्र के अंदर। हमारी सहयोगी विभू पटेल वहां मौजूद है। विभू, क्या हालात है पोरबंदर में? बिपरजॉय तूफान की असर है वो जो कोस्टल एरिया है वहाँ देखने को मिल रही है। पोरबंदर का इलाका है जहाँ कोस्टल एरिया है, ये पोरबंदर की चौपाटी है जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आज तूफान का असर देखने को मिल रहा है तो यहाँ आने की पाबंदी लगा दी है। आप देख सकते हैं कि ये चौपाटी है और चौपाटी के अंदर जो समुद्र का पानी है वो आ रहा है, जिसके कारण ऊंची ऊंची लहरें चल रही है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि वोकवे में पूरा पानी आ गया है, जो समुद्र से पत्थर है वो बाहर आ गया है। और जो हमारा प्रशासन है वो प्रशासन ने भी पूरी तैयारी करके रखी है, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोस भी यहाँ पहुँची थी और जायजा लिया है कि पोरबंदर में किस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ से जो समुद्र के किनारे पर लोग जो रहते हैं उसको स्थलांतरित करना है और सुरक्षित जगह पे ले जाना है, और मेडिकल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साइक्लोन से पहले और साइक्लोन के बाद क्या व्यवस्था करना है वो सारी बात चर्चाएं की है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसकी समीक्षा की है। सारे जो जिला कलेक्टर है उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है और सूचना भी दी है कि जिस इलाके में इफेक्ट होने वाला है वहाँ पूरी तैयारी करके तंत्र रखें और कोई लोगों को जानहानि न हो।
जी चलिए, तो ये था पोरबंदर से अपडेट। हमने देखा किस तरीके से द्वारका में भी तूफान का असर दिखने लगा, और इनफैक्ट अहमदाबाद से हमारे साथ केतन है और उनके पीछे जो साबरमती नदी है वहां पर भी जो उफान दिख रहा है हल्का हल्का, वो बता रहा है कि हवाएं अहमदाबाद तक भी पहुंच रही है। तो इंटेंसिटी कितनी है तूफान की उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन बहरहाल तैयारियों का जायजा हमने लिया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही ये अपडेट हमें देने के लिए। इधर इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑयल रिग पर फंसे 50 कर्मचारियों को समुद्र के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। कोस्ट गार्ड ने इस ऑपरेशन का वीडियो जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। लो विजिबिलिटी के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से द्वारका तट से 40 किलोमीटर दूर ओखा में ऑयल रिग में 2 खेप में 50 लोगों को निकाला गया। पहले सोमवार को 26 और फिर आज 24 वर्कर्स को यहां से सुरक्षित निकालकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया गया है। रात हो जाने की वजह से कल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ गया था। इधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक ऑयल टैंकर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक लोनावला और खंडाला के बीच यह हादसा घटा है। टैंकर में कोई रासायनिक पदार्थ भरा हुआ था। टैंकर के पलटने से उसमें आग लगी और रसायन में विस्फोट होने से निकले अंगारे सड़क पर चल रहे वाहनों पर गिरने लगे। आग की लपटें करीब 10 फीट तक ऊपर उठ रही थी। फिलहाल घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये सड़क खासतौर पे ये जो बेल्ट है लोनावला खंडाला के आसपास का, वहां पर अक्सर बड़े हैवी व्हीकल्स और जो टैंकर्स होते हैं वो कई बार पलट जाते हैं। कई बार दुर्घटना टलती है, लेकिन कई बार आज जैसा जो हादसा दिखाई दे रहा है वो भी हो जाता है। ये तस्वीर है उसी हादसे की। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके काम की खबर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार, और वो खबर जो आपसे सीधे जुड़ी हुई है। आपको अनचाही कॉल से बचाने के लिए सरकार का एक्शन प्लान तैयार है और सरकार एक्शन में भी आ गई है। रेगुलेटर TRAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने के लिए कंपनियों को कहा है। इसके जरिए स्पैम फिल्टर लगाकर अनचाही कॉल्स को कंट्रोल किया जाएगा। कंपनियों को अगले 30 दिन के अंदर लगाने होंगे ये फिल्टर। साथ ही कंपनियों को अनचाही कॉल्स का डेटा भी अब सरकार के साथ शेयर करना होगा। इस पर अक्सर खबर आती थी, लेकिन ताज़ा अपडेट यही कि अब 30 दिन की ये डेडलाइन आ गई है। कंपनियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको 30 दिन के अंदर ये स्पैम फिल्टर्स लगाने होंगे। साथ ही कितनी ये कॉल्स आती हैं वो सारा डेटा भी आप शेयर करना होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौकरियों के ये पत्र बांटे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में नौकरी घोटाले और रेट कार्ड का हवाला दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज रोजगार मेले से भर्तियां की जा रही हैं और ये NDA सरकार की पहचान बन चुका है। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS में महिलाएं जॉब छोड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ, अब ऑफिस आई। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी किसकी सहूलियत और किसकी जरूरत है? आज कंज्यूमर अड्डा में इस पर होगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट। वर्क फ्रॉम होम सहूलियत या जरूरत? तो जरूर जुड़िएगा आज शाम 5:57 पर आज का कंज्यूमर अड्डा। अब आपको सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी योग करते नजर आएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को तनाव मुक्त और तरोताजा नजर आने के लिए या रखने के लिए वाई ब्रेक यानी कि योगा ब्रेक, छोटे छोटे योगा ब्रेक लेने के लिए कहा है। वाई ब्रेक का मतलब अपनी कुर्सी पर ही योग करने से है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों से कार्यस्थल पर लोगों के लिए इस नए योग दिशा निर्देश को लागू करने और योग को बढ़ावा देने के लिए कहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर